Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about cabinet approval to simultaneous elections. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, पहले वो एक बार देखते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसको हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन भी कहते हैं। इस आइडिया के हिसाब से देश के अंदर जितने भी इलेक्शंस होते हैं, राइट फ्रॉम लोकसभा इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन सारे इलेक्शंस को एक साथ करवाया जाए। लोकसभा से लेकर के पंचायत तक के इलेक्शंस को एक साथ कराया जाए। दिस इज द आइडिया बिहाइंड साइमल्टेनियस इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन। अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद से बात करें तो फ्रॉम 1952, जहां पे पहली बार इलेक्शंस कराए गए, टिल 1967 इलेक्शन साइमल्टेनियस तरीके से ही होते थे। दैट वाज ए नॉर्म। फिर धीरे धीरे कई सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो प्री मैच्योर तरीके से डिसॉल्व होने लगे। मेजॉरिटी नहीं हो पाई, वहाँ पे किसी भी पार्टी को सरकार नहीं बन पाए, तो इस कारण से 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले ही कई सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हुए। कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया गया। तो इस तरीके से जो साइकिल था जिसमें लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ होते थे, वो साइकिल ब्रेक हो गया। और आज की डेट में आपको पता है कि अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर असम की बात की जाए तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2021 में, एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2026। जबकि लोकसभा इलेक्शंस आपको पता है इसी साल 2024 में हुए हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ लोकसभा इलेक्शंस वुड बी हेल्ड नाउ इन 2029 इफ एवरीथिंग रिमेन्स नॉर्मल ऑफ कोर्स। तो ये साइकिल ब्रेक सा हो गया है। इसी साइकिल को वापस से रिवाइव करने का जो आइडिया है, इसी को कहा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। इससे काफी सारे फायदे हो सकते हैं। तो देयर इज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी that was published way back in 2015 itself, which has enumerated the benefits that could arise from simultaneous election. अगर एक साथ इलेक्शंस कराए जाएं तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो बताता है ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट। कहता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा। इलेक्शंस अगर एक साथ होंगे तो आप ही सोचिए, आप जाकर के वोट करेंगे तो एक बार आप जब बटन प्रेस करेंगे तो आपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट कर दिया, फिर दूसरी बार वहीं पे आप बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट कर दिया। तो इस तरीके से बार बार इलेक्शन कराने का जो खर्च होता है वो बचेगा। ओवरऑल जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, भारत सरकार को जो खर्च करना पड़ता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, वो बचेगा। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। उसके अलावा इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। देखिए होता क्या है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। उसके बाद कोई भी नया पॉलिसी, कोई भी नया इनिशिएटिव लाना पॉसिबल नहीं होता है फॉर द रूलिंग पार्टीज। तो इस कारण से जब भी इलेक्शन आता है तो 3-4 महीने तक सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो हेल्ड हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। और इस कारण से आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम देखी जाती है, इसको कहा गया है पॉलिसी पैरालिसिस। whenever there is an election to be held in any state और या ओवरऑल पूरे भारत भर में लोकसभा इलेक्शंस कराए जाने वाले, तो 3-4 महीनों तक कोई भी गवर्नेंस रिलेटेड मेजर फैसला लेना, कोई नया वेलफेयर स्कीम लाना, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम लाना, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज दैट इज नॉट परमिटेड एज पर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि इसका फायदा उठा करके जो रूलिंग पार्टी है वो नए नए वेलफेयर स्कीम्स ला करके अपने लिए वोट बैंक को स्ट्रांग कर सकती है। तो वो अनइवन प्लेइंग फील्ड ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता है इस तरह के नए इनिशिएटिव्स राइट बिफोर इलेक्शन, वंस द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स। तो ये तो
इलेक्शन के अंदर अनइवन प्लेइंग फील्ड ना हो, उसको ध्यान रखते हुए इलेक्शन कमीशन लाता है। बट 3-4 महीने कोई भी नई पॉलिसी ना लाई जाए तो दैट मे लीड टू degenerated governance and that may also be known as policy paralysis। उसके अलावा एक और पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन कि इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग वोटर टर्नआउट। अभी हर कुछ दिनों पे इलेक्शन होता है तो जो इलेक्टर्स हैं उनका भी मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा जहां आप एक बार में जाकर के अपने लोकल बॉडी से लेकर के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर के लोकसभा तक का वोट एक बार डाला है। नेचुरली 5 साल में एक बार जब वोट डालना होगा तो आप ज्यादा इंकरेज होंगे टू कास्ट योर वोट एंड दैट इज हाउ वोटर टर्नआउट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। उसके अलावा नेशनल इश्यूज विल बी प्रायोरिटाइज्ड। होता क्या अदरवाइज द प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म, यहाँ पे रीजनल इश्यूज, लोकल इश्यूज वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हो गया या फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस हो गए, डिफेंस से रिलेटेड फैसले हो गए, वो फैसले जो हैं वो नेग्लेक्ट होने लगते हैं और रीजनल इश्यूज और जो आप कह सकते हैं कास्ट बेस्ड डिवीजन, रिलीजन के बेसिस पे जो डिवीजन है समाज के अंदर वो स्ट्रांग होने लगता है। जब भी आप देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे नेशनल लेवल वाले मुद्दे तो डिस्कस नहीं होते हैं कि डिफेंस कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर्स कैसा होना चाहिए, ओवरऑल देश की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे रीजनल इश्यूज ही डोमिनेट करते हैं द पब्लिक डिस्कोर्स। और वो रीजनल इश्यूज जब बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगे तो फिर धीरे धीरे एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी सी डेवलप होती है, एक इंटरनल डिवीजन इन सोसाइटी डेवलप होता है जो देश के यूनिटी के लिए खतरा हो सकता है, उस स्टेट के यूनिटी के लिए खतरा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मणिपुर में इलेक्शंस कराए जाए तो वहां पे तो रीजनल पॉलिटिक्स वुड बी डोमिनेटिंग। अगर सिर्फ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराया जाए तो नागाज, कुकीज, मेतीस, देयर आइडेंटिटी विल डोमिनेट ओवर एवरी अदर आइडिया। बट अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए गए तो ओवरऑल people will come forward and think like a member of one particular country as well कि we are Indians so we must think simultaneously as an Indian for the interest of our country as the whole। तो उस तरीके से national issues may get prioritized if we conduct simultaneous election, but there are some concerns also, issues या concerns associated with simultaneous election। if national issues are prioritized, they are mainstream इवन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो इम्पॉर्टेंट रीजनल इश्यूज जो हैं, जो जेन्युइन इंटरेस्ट को फुलफिल करना के लिए जो रीजनल इश्यूज रेज किए जाते हैं वो भी नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो टॉकिंग ऑफ रीजनल इंटरेस्ट इज नॉट अ बैड आइडिया बट टेकिंग इट टू द एक्सट्रीम लिमिट एंड ओवर एम्फेसाइजिंग ऑन रीजनलिज्म कुड बी थ्रेट टू नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी। बट कुछ हद तक तो रीजनल इश्यूज को डिस्कस करना ही होगा, तभी जाकर के अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों के जो जेन्युइन नीड्स हैं, इंटरेस्ट हैं वो पूरे होंगे। तो एक खतरा है साइमल्टेनियस इलेक्शन का कि इट मे लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ रीजनल इश्यूज, डिमिनिश अकाउंटेबिलिटी। अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो जो पार्टी एक बार इलेक्शन जीत गई वो फिर 5 साल तक निश्चिंत हो जाएगी एंड इट वॉन्ट बी आंसरेबल टू द कॉमन पीपल एंड देयर डिमांड्स। बट हर कुछ दिनों पे किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन आता रहता है तो इस तरीके से जो पार्टी है, चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, दे ऑलवेज स्टे ऑन देयर टोज एंड आंसरेबल टू द पब्लिक डिमांड। तो ये भी एक फायदा है कुछ कुछ दिनों पे बीच में इलेक्शंस होने का, ऑफ साइकिल इलेक्शन होने का। इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस, आखिर कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, कैसे एक साथ करेंगे, क्योंकि कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अमेंड करना होगा, बहुत सारे बदलाव करने होंगे। लॉजिस्टिकल चैलेंज होने वाला है इतना मेजर। एक लोकसभा का इलेक्शन में तो आप देखते हैं कि पूरी तरह से सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है इलेक्शंस कंडक्ट कराने की, सबकी हालत बिगड़ जाती है। अभी 3 लेवल पे इलेक्शंस एक साथ कराए जाएंगे तो देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज लॉजिस्टिकल चैलेंज and that is why many experts believe कि the concept of simultaneous election is impractical। पहले भी तो एक साथ होता था साइमल्टेनियस इलेक्शन, फिर धीरे धीरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व हो गई, साइकिल ब्रेक हो गया। हम फिर से अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन को अप्लाई करेंगे
तो भविष्य में वापस से साइकिल ब्रेक हो जाएगा एंड देन अगेन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल गो ऑफ साइकिल एज कंपेयर टू द लोकसभा इलेक्शंस। तो इस कारण से इसको इम्प्रैक्टिकल भी माना गया है। बट मौजूदा भारत सरकार जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। कैसे किया जाए उसको लेकर के उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई पिछले साल सितंबर में, यानी कि लगभग एक साल पहले 2023 सितंबर में। दैट एक्सपर्ट कमेटी वाज हेडेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। और इस कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहिए या मैंडेट दिया गया कि आप एक्सप्लोर करें पॉसिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन की, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, और है तो कैसे इसको कराया जाए। एक कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया इन मार्च 2024। उस कमेटी ने कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसको दो फेजेज में करना चाहिए। एक साथ तीनों स्टेज पे इलेक्शन नहीं कराए जाने चाहिए, दो फेज में करना चाहिए। फर्स्ट फेज में हमें इलेक्शन कराना चाहिए लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, और उसके बाद 100 दिन के अंदर विद इन 100 डेज हमें लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराना चाहिए। इस तरीके से हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए। दिस इज द प्रैक्टिकल वे। उसके अलावा रामनाथ कोविंद कमेटी ने सजेस्ट किया कि 15 के आसपास लगभग अमेंडमेंट्स करने होंगे संविधान में अगर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना है तो। अब न्यूज निकल करके ये आ रही है कि भारत सरकार ने रामनाथ कोविंद कमेटी के रिकमेंडेशन को मान लिया है और अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो तैयार है। सो यूनियन कैबिनेट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेशन गिवन बाय और हेडेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एज पर द कमिटीज प्रपोजल साइमल्टेनियस इलेक्शन तो होना चाहिए बट इन 2 फेजेस। फर्स्ट स्टेप में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से एक साथ, और दूसरे फेज में एंड दैट शुड बी विद इन 100 डेज ऑफ द फर्स्ट फेज ओनली, वहां पे म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। अब यहाँ पे मेजर अमेंडमेंट्स करने की जरूरत होगी संविधान के अंदर, और ये अमेंडमेंट जो हैं वो 2/3 मेजोरिटी के साथ ही हो पाएंगे ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और अब देखना होगा कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास इतने नंबर्स वो कलेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा इन ऑर्डर टू गिव इम्प्लीमेंटेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैव सम पॉजिटिव्स बट फ्रॉट विद चैलेंजेस, डिस्कस। तो बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको बता देना है और इसके प्रोज कॉन्स आपको बता देने हैं। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कुछ करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कोर आइडिया पुट इन द क्वेश्चन, तो वो करंट इशू को कंक्लूजन में आप लिख दें एंड करते करते कि इस आइडिया के अंतर्गत ये हाल फिलहाल में डेवलपमेंट हुए हैं, तो आपका आंसर थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन पे सवाल है तो कंक्लूजन में आप रामनाथ कोविंद कमेटी के रिकमेंडेशंस और मौजूदा टाइम में भारत सरकार का उसको अप्रूवल आप मेंशन करते तो आपका आंसर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर वॉरफेयर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पिछले महीने 3 अगस्त के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, द कॉन्सेप्ट या टर्म जिसका नाम है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो आइडिया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इट पर्टेन्स टू द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के अंदर आपको पता है 3 मेजर रीजनल पावर्स हैं। एक है इजराइल, दूसरा है ईरान, तीसरा है सऊदी अरबिया। तीनों की आपस में हॉस्टिलिटी रहती है। इजराइल की हॉस्टिलिटी सऊदी अरबिया और ईरान से इसलिए रहती है बिकॉज इजराइल denies some genuine human rights of the Palestinian people who are Islamic people. तो naturally Saudi Arabia and Iran have sympathy for the Palestinians. तो in short, Israel का conflict with Palestinians is the reason behind differences between Israel, Saudi, Israel and Iran. ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में डिफरेंसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि ईरान इज एंटी यूएस एंड सऊदी अरबिया इज प्रो यूएस।
अब अगर बात की जाए ईरान और इजराइल के बीच में हॉस्टिलिटी की और इजराइल एंड सऊदी अरबिया के बीच में हॉस्टिलिटी, तो इन दोनों में ईरान और इजराइल की जो हॉस्टिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। कारण, इजराइल इज प्रो यूएस, सऊदी अरबिया इज प्रो यूएस, और वो यूएस फैक्टर के कारण इनकी हॉस्टिलिटी है, तो बिकॉज ऑफ द रीजनल पॉलिटिक्स दे आर अगेंस्ट ईच अदर। इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट के कारण दे आर अगेंस्ट ईच अदर, बट बिकॉज ऑफ द यूएस इन्फ्लुएंस their hostility is not that deep या aggressive because both are pro US, Israel as well as Saudi Arabia। लेकिन इजराइल और ईरान की बात की जाए तो एक तो इनके बीच में हॉस्टिलिटी का कारण है इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट, और दूसरा बड़ा कारण है यूएस फैक्टर। तो इजराइल इज ऑफ कोर्स प्रो यूएस, इजराइल इज कंसिडर्ड एज आउटपोस्ट ऑफ अमेरिका इन वेस्ट एशिया, and Iran is anti-US because of the Iranian revolution that happened in 1979. We discussed about that revolution in our newspaper analysis last month only, 3rd August 2024। तो ईरान और इजराइल के बीच में मैसिव हॉस्टिलिटी है वेस्ट एशिया में। अब इजराइल अलग अलग तरीके ढूंढता है ईरान को हार्म करने के, और ईरान ने भी एक ग्रुप बना रखा है, एक लार्जर ग्रुप बना रखा है वेस्ट एशिया में, जिसका नाम है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके अंतर्गत इराक के अंदर टेरर ग्रुप आप कह सकते हैं या कल्चरल आउटफिट हसद अल सभी, सीरिया के अंदर देयर आर ईरान बैक्ड मिलिशियास, हुतीस आर 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 सिया आउटफिट्स, सिया कल्चरल आउटफिट्स कह सकते हैं आप, या टेरर ग्रुप्स कह सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू परसीव देम। टेरर ग्रुप्स जो हमारे लिए टेररिस्ट हैं वो कुछ और लोगों के लिए वो कल्चरल आउटफिट्स हो सकते हैं जो कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइकवाइज। तो हुतीस आर द सिया बैक्ड या सियाइट मिलिटेंट हु आर engaged into civil war going in येमेन। हुतीस के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने अरब स्प्रिंग के बारे में देखा था कि हाउ अरब स्प्रिंग दैट स्टार्टेड इन ट्यूनिसिया इन नॉर्थ अफ्रीका अल्टीमेटली इन येमेन as well as Syria, it turned into a massive civil war going on for last 10 years। तो उस पर बाद में कभी फिर चर्चा कर लेंगे। मुद्दा यह है कि ईरान और इजराइल के बीच में मैसिव हॉस्टिलिटी है, और ईरान ने एक एक्सिस सा बना रखा है अमंगस्ट द पीपल या ग्रुप हैविंग कॉमन कंसेंसस अगेंस्ट इजराइल। उस एक्सिस का नाम है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें ईरान की जो आर्मी है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, वो तो है ही, इराक का कुछ टेरर ग्रुप, सीरिया में कुछ मिलिशिया ग्रुप है, हुतीस ऑफ येमेन है, साथ ही साथ एक इस तरीके का मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला इन लेबनान। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो करंट न्यूज है दैट इज एसोसिएटेड विद दिस हिजबुल्ला ओनली। अभी ये हिजबुल्लाज के कई सारे ऑफिशियल्स के ऊपर इजराइल ने काफी सिस्टमेटिक तरीके से अटैक करवाया है। वहां पे ये लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं मैसेज देने के लिए। मैसेजेस भेजने का एक जरिया होता है पेजर। भारत में तो बहुत ज़्यादा उसका प्रचलन है नहीं, स्टार्टिंग में ये देखा गया था, बट मोबाइल फोन्स के बाद पेजर का इस्तेमाल कम हो गया। लेकिन हिजबुल्ला के जो ऑफिशियल्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स, वो लोग पेजर का खूब सारा इस्तेमाल करते रहे। अभी 2 दिनों पहले कई सारे जगहों पे पेजर एक्सप्लोजन होने लगा अपने आप, जिसमें कम से कम 14-15 लोग मारे भी गए, मेनली द हिजबुल्लाज मिलिटेंट्स या ऑफिशियल्स या सिंपथाइजर्स ऑफ सिया बेस्ड इस्लामिक ग्रुप अगेंस्ट इजराइल। तो हिजबुल्ला के कई सारे ऑफिशियल्स मारे गए इन पेजर एक्सप्लोजन। अब परसों तो पेजर एक्सप्लोड हो रहा था, अब कल होने क्या लगा कि सोलर पैनल्स एक्सप्लोड होने लगे लेबनान के अंदर। उसके अलावा अब वॉकी टॉकी एक्सप्लोड होने लगा लेबनान के अंदर। अभी पूरी तरीके से तो इजराइल ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है सीधा सीधा, लेकिन इनडायरेक्टली उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दे दिया है कि इसके पीछे हम ही हैं। इजराइल की एक साइबर वॉरफेयर ग्रुप है जिसका नाम है यूनिट 8200। माना जा रहा है कि उसने ही ये सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन किया है। क्या इसके पीछे उन्होंने मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है, कैसे कर रहे हैं वो, दैट इज येट नॉट क्लियर। ओवर हीटिंग करा दिया सिस्टम को उनको हैक करके, कुछ लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि सप्लाई चेन में ही, इंटरनेशनल लेवल पे जब सप्लाई हो रहा था ताइवान या हंगरी से जो चीजें आई,
लेबनान के अंदर। उसी सप्लाई चेन के दौरान ही उन्होंने वहां पे सैबोटेज कर दिया सिस्टम को, और जानबूझ करके इन सोलर इक्विपमेंट्स में, वॉकी टॉकी में और इस पेजर सिस्टम्स के अंदर उन्होंने कुछ एक्सप्लोसिव डाल दिए। बट येट इट इज नॉट कंप्लीटली क्लियर कि एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है, बट मोर और लेस इट इज क्लियर कि इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय इजराइल एंड इट्स यूनिट 8200। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर विच इज नॉट कंप्लीटली ए साइबर वॉरफेयर, इट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर वॉरफेयर। सीधा सीधा तो मेंस में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आप कहीं पासिंग रेफरेंस में बता सकते हैं कि नए 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 तरह के जो थ्रेट्स ग्लोबल लेवल पे अराइज हो रहे हैं, एक नया तरीके का वॉरफेयर मैकेनिज्म भी डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर वॉरफेयर, रिसेंटली विटनेस्ड इन लेबनान, वेयर हेजबोल्ला ऑफिशियल्स एंड मिलिटेंट्स वेयर टारगेटेड बाय इजराइल्स यूनिट 8200, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो आइडिया है, इसके बेसिस पे मैंने आपको ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about approval to Chandrayaan-4 and Venus mission. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने स्पेस रिलेटेड 4 मेजर प्रोग्राम्स ऑफ आवर प्रीमियर स्पेस एजेंसी इसरो को अप्रूवल दे दिया है। पहला, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये भारत का खुद का अपना स्पेस स्टेशन होगा जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसा ही भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। ये 2035 तक 2035 तक इंप्लीमेंट होने की इसकी संभावना है। उसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, सो भारत का अपना एक नया हायर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ लॉन्च व्हीकल आएगा। अभी हमारे पास PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ता है। GSLV है। उसके अलावा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हम ला रहे हैं। उसके अलावा उनसे भी सुपीरियर क्वालिटी का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आएगा। इट्स मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी विल बी मच हायर। इट कैन कैरी लोड्स, यानी कि सैटेलाइट्स अप टू 10 to 20 टन्स ऑफ सैटेलाइट्स को ये कैरी कर सकता है इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो इस प्रोग्राम को भी फाइनल बजटरी एलोकेशन दे दिया है भारत सरकार ने। उसके अलावा वीनस मिशन और चंद्रयान-4 इनको भी अप्रूवल दे दिया और बजटरी एलोकेशन कर दिया भारत सरकार ने। वीनस मिशन इज शेड्यूल्ड फॉर 2028। इसको शुक्रयान मिशन भी कहा जाएगा, जिसमें वीनस को स्टडी करने के लिए एक प्रोब भेजा जाएगा अर्थ से बाय आवर स्पेस एजेंसी इसरो। ये जो वीनस मिशन होगा, इट विल बी इसरो सेकेंड प्लैनेटरी मिशन। इसके पहले किसी दूसरे प्लैनेट को स्टडी करने के लिए जो मिशन भेजा गया था वो था साल 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन, विच वॉज सक्सेसफुल। ये जो वीनस मिशन है, इसका लक्ष्य होगा वीनस सरफेस को स्टडी करना, वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस को स्टडी करना, उसके अलावा वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, साथ ही साथ टू स्टडी द इंटरैक्शन ऑफ वीनस विथ सन। चंद्रयान-4 मिशन, इसका लक्ष्य होगा टू ब्रिंग सैंपल्स फ्रॉम द मून सरफेस, रॉक सैंपल मून सरफेस से लेकर के आएगा। और एक बार अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो फिर भविष्य में और भी नए नए टेक्नोलॉजीज को हम एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मून। सो Chandrayaan-4 mission is aimed at laying platform for long-term experiments on the moon surface, but it will mainly aim at bringing rock samples from the moon surface. ये है Chandrayaan-4 मिशन, जिसको बजटरी एलोकेशन दे दिया है भारत सरकार ने। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट PM आशा स्कीम। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian agriculture point of view. देखिए, PM आशा स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षा अभियान। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे अन्नदाता हैं फार्मर्स, और उनकी इनकम को सपोर्ट करने के लिए, आय को संरक्षा देने के लिए ये स्कीम लाया गया है। तो दिस PM आशा स्कीम इज एन इनकम सपोर्ट स्कीम फॉर आवर फार्मर्स. This PM ASA scheme will supplement the existing income support scheme of farmers, which is MSP. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो ऑलरेडी चल ही रहा है टू सपोर्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स, जिसको हम लोग इनकम इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं। MSP स्कीम के ओवर एंड अबव लाया गया PM ASA स्कीम टू सपोर्ट द फार्मर्स इनकम। तो MSP तो 1960s से ही चल रहा है,
सपोर्टिंग फार्मर्स इनकम। पीएम आशा स्कीम को लाया गया 2018 में टू सपोर्ट फार्मर्स एंड देयर इनकम। अभी पीएम आशा स्कीम से रिलेटेड न्यूज ये है कि भारत सरकार ने पीएम आशा स्कीम को 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया है। अब ये स्कीम जो है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक भी एप्लीकेबल रहेगा। इसके लिए 35,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन भी कर दिया है भारत सरकार ने। तो ये है करंट न्यूज। बट हम देखते हैं कि एग्जैक्टली पीएम आशा स्कीम है क्या, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं और ये एमएसपी से कैसे अलग है। एमएसपी की अगर बात की जाए, इसका पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम। इसके अंतर्गत भारत सरकार हमारे फार्मर्स को प्राइस इंश्योरेंस या प्राइस की गारंटी देते हैं फॉर देयर सोइंग या फॉर देयर क्रॉप्स। होता क्या है कि फार्मर जब क्रॉप सो कर रहे होते हैं, बीज लगा रहे होते हैं, उसी टाइम में उनके क्रॉप्स के लिए भारत सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देती है। इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए ये फार्मर्स गेहूं की खेती कर रहे हैं या राइस की खेती कर रहे हैं, वैसे तो ये राइस ही है, वाटर लॉक्ड है तो राइस है। तो फार्मर्स राइस की खेती कर रहे हैं, तो सोइंग के टाइम में ही मान लीजिए सरकार ने अनाउंस कर दिया कि राइस का एमएसपी होने वाला है 50 रुपीज पर केजी। तो इससे फार्मर्स को एक गारंटी मिल गई कि अगर उनका क्रॉप हार्वेस्ट के बाद मार्केट में 50 रुपए से ज्यादा बिकेगा, 60, 70, 80 में बिकेगा, तो वो मार्केट में बेच देंगे एंड दे विल हैव हायर रिटर्न फॉर देयर क्रॉप। बट 50 रुपए पर केजी तो मिनिमम उनको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट उनको 50 से कम ऑफर करेगा तो गवर्नमेंट एजेंसीज आर रेडी टू बाई, गवर्नमेंट एजेंसीज मेनली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रेडी टू बाई द क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स एट दिस एमएसपी विच इज 50 रुपीज पर केजी। तो सोइंग सीजन में ही 22 अलग अलग तरह के क्रॉप्स के लिए, इसमें 14 खारिफ क्रॉप्स हैं, 6 राबी क्रॉप हैं या 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, इनके लिए सोइंग के टाइम में ही सरकार अनाउंस कर देती है एमएसपी, जिससे फार्मर्स को एक तरीके का प्राइस इंश्योरेंस मिल जाता है कि इफ मार्केट विल ऑफर देम हायर रिटर्न दे विल सेल डेफिनेटली टू द मार्केट, बट अदरवाइज एमएसपी प्रोवाइड्स देम अ फ्लोर प्राइस, जिससे नीचे उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टू सेल देयर क्रॉप्स इवन इन द डिस्ट्रेस टाइम, इवन इन द केस ऑफ मार्केट फेलियर। तो इट इज अ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम फॉर द फार्मर्स। अलग अलग क्रॉप्स के लिए क्या होगा एमएसपी, ये डिसाइड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये तो बात हो गई एमएसपी की। लेकिन एमएसपी स्कीम जितना अच्छा सुन करके लग रहा है कि हाँ फार्मर्स की इनकम को ये सपोर्ट देगा गारंटेड तरीके से, ये सुन करके जितना अच्छा लग रहा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बड़े चैलेंजेस आए। 1960 से ये स्कीम चल रहा है। इफेक्टिवली एमएसपी पे 2 ही क्रॉप मेनली प्रोक्योर होते रहे हैं, राइस एंड वीट। क्योंकि राइस एंड वीट को ही प्रोक्योर करके भारत सरकार की जो एजेंसी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिड डे मील स्कीम, इसके अंतर्गत वो लोगों तक, या मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत जिसका अब नाम बदल गया है पीएम पोषण हो गया है, तो उसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल के अंदर वो खाना पहुंचवाते हैं। तो कहने को तो 22 तरह के क्रॉप्स पे एमएसपी अवेलेबल है, बट इट इज इफेक्टिवली एप्लीकेबल ऑन 2-3 क्रॉप्स मेनली, राइस एंड वीट आर 2 ऑफ देम। तो फिर इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई पीएम आशा स्कीम, विच विल बी सप्लीमेंटिंग या स्ट्रेंथनिंग द एमएसपी। अब पीएम आशा स्कीम के अंतर्गत 3 कंपोनेंट हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम पीडीपीएस एंड पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम पीपीएसएस। समझते हैं तीनों हैं क्या। प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस मेनली विल फोकस ऑन पल्सेस ऑयल सीड्स एंड कोपरा। कोपरा होता है ड्राइड कोकोनट, जहां से कोकोनट ऑयल डिराइव किया जाता है। वैसे तो ये इंक्लूडेड है एमएसपी में भी, लेकिन एमएसपी में इन पे ठीक से प्रोक्योरमेंट होता नहीं, इसके लिए अलग से ला दिया भारत सरकार ने स्कीम, प्राइस प्रोक्योरमेंट स्कीम, विच विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर दीज 3। So procurement will be taken by central agencies in participation with state governments. इससे होगा क्या कि MSP which effectively focuses on wheat and rice, उसके कारण बाकी सारे क्रॉप जो नेग्लेक्ट होते हैं, तो इन 3 क्रॉप्स के लिए आप कह सकते हैं कि MSP का एक पैरेलल सिस्टम ला दिया गया, PSS फॉर पल्सेस ऑयल सीड्स एंड कोपरा।
I've already told you कि why MSP PM ASA is needed despite MSP. तो MSP is तो declared for 23 crops, 22 ये वाले क्रॉप्स हो गए और प्लस शुगर केन के लिए भी होता है, बट शुगर केन के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है जिसको कहा जाता है FRP, फेयर रिम्यूनरेशन प्राइस। उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो मुद्दा यह है कि MSP तो 22 क्रॉप्स के लिए आप मान लीजिए, टेक्निकली 22 है, MSP 22 के लिए है, शुगर केन भी उसमें ऐड कर दिया जाए, शुगर केन के लिए जो स्कीम है उसका नाम है FRP। तो टोटल इस तरीके का जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है वो तो 23 क्रॉप्स के लिए है, 22 फॉर MSP एंड 1 फॉर शुगर केन। बट इफेक्टिवली राइस एंड व्हीट ही प्रोक्योर होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है MSP को इम्प्लीमेंट करने की। तो इसी कारण से डिस्पाइट MSP, PM ASA हैज बीन ब्रॉट, बिकॉज PM ASA का जो ये कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, इट विल बी फोकसिंग ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेज, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। इससे फार्मर्स जो ये क्रॉप्स उगाते हैं उनको प्राइस इंश्योरेंस की गारंटी मिलेगी। भारत के अंदर क्रॉप ग्रोइंग में डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। नॉट एवरी फार्मर विल फोकस ऑन ग्रोइंग व्हीट एंड राइस। जब पल्सेज एंड ऑयल सीड्स उगाएंगे तो पल्सेज से देश के अंदर प्रोटीन सप्लाई भी बढ़ेगा, बिकॉज इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस, तो पल्सेस का इंपोर्ट डिपेंडेंस भी घटेगा। ऑयल सीड्स भी हम लोग हेवली अपनी डिमांड को मीट करते हैं थ्रू इंपोर्ट ओनली। तो PSS स्कीम विल फोकस ऑन पल्सेज एंड ऑयल सीड्स का इंक्रीज प्रोडक्शन एंड दैट विल रिड्यूस आवर इंपोर्ट ऑल्सो ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। तो इस तरीके से PSS इज ऑगमेंटिंग MSP एंड इट इज नाउ फोकस्ड मेनली एट 3 क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। उसके अलावा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, PDPS। अब देखिए ये है मेनली फॉर ऑयल सीड्स। अपार्ट फ्रॉम MSP, PSS, ऑयल सीड्स के लिए एक और स्कीम ला दिया गया, PDPS, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप हम इंपोर्ट करते हैं तो वो है ऑयल सीड। वी हेवली रिलाई ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए MSP है ही, PSS है ही। अगर मान लीजिए कि ये दोनों भी काम नहीं कर पाता है, किसी ऐसे जगह पे, ऐसे रिमोट एरिया में जहां फार्मर्स के लिए ना ही MSP का स्कीम अवेलेबल है ना ही PSS का स्कीम अवेलेबल है, क्योंकि MSP या PSS के लिए वहां पे भारत सरकार की एजेंसी का यूनिट होना जरूरी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तभी तो आपसे वो क्रॉप खरीदेगा। तो मान लीजिए कि ना ही MSP हो पा रहा है ना ही PSS हो पा रहा है किसी रिमोट एरिया में, तो अंडर PDPS farmer is expected to sell his oil seed in the open market, और जो भी उसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस मिला है ओपन मार्केट में और जो MSP चल रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सरकार उसको पे कर देगी इन द बैंक अकाउंट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ DBT। मान लीजिए कि MSP ऑन ऑयल सीड वॉज 50 रुपीज, जबकि मार्केट में फार्मर को ऑयल सीड बेचना पड़ गया 30 रुपीज, तो प्राइस डेफिशिएंसी ऑफ 20 रुपीज पर kg will be given to the farmer directly in the bank account under this PDPS। तो ऑयल सीड के लिए देखिए MSP तो था ही, PSS भी आ गया और ऑयल सीड के लिए PDPS भी आ गया, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। उसके अलावा भारत सरकार की एजेंसीज पे बहुत ज्यादा लोड ना पड़े प्रोक्योरमेंट करने का ऑफ द क्रॉप्स अंडर MSP या PSS, इसके लिए एक तीसरा कंपोनेंट भी लाया गया, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसके अंतर्गत प्राइवेट एजेंसीज को इनकरेज किया जाता है कि आप भी प्रोक्योर करें फार्मर से ऑयल सीड्स। अंडर दिस कंपोनेंट गवर्नमेंट अलाउज प्राइवेट प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स, और आप भी प्रोक्योर करें ताकि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज पे बहुत ज्यादा बर्डन ऑयल सीड्स प्रोक्योरमेंट का रिड्यूस हो जाए। ये तीसरा कंपोनेंट है PM ASA स्कीम का। ये 3 कंपोनेंट शॉर्ट में इनके बारे में यहां लिखा है, PSS प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम एंड पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इट इज मेनली फॉर ऑयल सीड्स, अगेन दिस PDPS is also for oil seeds and PSS is for oil seeds, copra and pulses। आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ओनम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओनम फेस्टिवल ये केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और ये हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई के बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगस्त से लेकर के सितंबर महीने में ये ओनम फेस्टिवल आता है। लॉर्ड विष्णु की यहाँ पूजा की जाती है। मैथोलॉजिकल स्टोरीज की मानी जाए तो किंग महाबली
जो उनके ओणम के अंदर माने जाते हैं, एक माइथोलॉजिकल लीजेंड किंग माने जाते हैं। तो किंग महाबली का जो स्पिरिट है वो ओणम फेस्टिवल के दौरान केरला को विजिट करता है, ऐसा माना जाता है। और उस कारण से पूरा का पूरा केरला का जो आप कह सकते हैं माहौल है वो और ऑस्पिशियस हो जाता है। ओणम फेस्टिवल के दौरान कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज भी होते हैं, जैसे बोट रेस जिसको वहाँ कहा जाता है वल्लम कल्ली, टाइगर डांस जिसको कहा जाता है पुल्ली कल्ली। उसके अलावा फ्लावर की रंगोली बनाते हैं वो लोग जिसको कहा जाता है पूक्कलम, वर्शिप ओनंथपन ऐसा कहते हैं। बट दो इंपॉर्टेंट है, वल्लम कल्ली एंड पुल्ली कल्ली, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। वल्लम कल्ली है बोट रेस, जिसमें वो ट्रेडिशनल बोट्स की रेसिंग करते हैं वो लोग। एक तरीके का फ्रेंडली कॉम्पिटिटिव अफेयर है, एंगेजमेंट है। वल्लम कल्ली ट्रेडिशनल बोट रेस, इसमें अलग अलग जगहों पे ट्रेडिशनल बोट रेस होते हैं। जो सबसे पॉपुलर बोट रेस है ट्रेडिशनल बोट रेस, वो है नेहरू बोट रेस एट पुन्नामडा लेक नियर अल्पुजा इन केरला। ये वल्लम कल्ली में सबसे ज्यादा, जो वल्लम कल्ली रेस में जो सबसे पॉपुलर है वो है नेहरू बोट रेस एट पुन्नामडा लेक। अलग अलग तरह के बोट्स बनाए जाते हैं, जो सबसे पॉपुलर वाले बोट हैं वो हैं स्नेक बोट्स, जिनको कहा जाता है चुंदन वल्लम भी। ये जो स्नेक बोट्स हैं दे वेयर यूज्ड बाय द किंगडम्स ऑफ केरला वे बैक इन 13th सेंचुरी इटसेल्फ। उसके अलावा एक वहाँ की फोक डांस है। फोक डांस मतलब डन फॉर फन, उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस या क्लासिकल म्यूजिक नहीं होता है। ये तो एसेंशियल डेफिनेशन तो होता है फोक डांस का। तो फोक डांस ऑफ केरला है पुल्लीकली, जो फोर्थ डे यानी कि द लास्ट डे ऑफ ओनम फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है बाय द आर्टिस्ट। इसमें आर्टिस्ट अपने आप को टाइगर के कलर में पेंट कर लेते हैं, टाइगर का मास्क भी लगा लेते हैं, एंड दे डांस ऑन रिदमिक म्यूजिक्स विथ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लोकल इंस्ट्रूमेंट्स थकील उडुकू, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। मुद्दा यह है कि पुल्लीकली वहाँ का फोक डांस है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। इस पुल्लीकली डांस में जो आर्टिस्ट है वो अपने आप को टाइगर की तरह प्रेजेंट करते हैं। एंड दिस पुल्लीकली इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ओनम फेस्टिवल। और यही है करंट न्यूज, ओनम फेस्टिवल हैज कम टू एन एंड इन केरला, और उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे जो आर्टिस्ट हैं दे आर परफॉर्मिंग पुल्लीकली डांस। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टेलीस्कोप से रिलेटेड तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई एम सो सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर वुड बी 2 only. First statement is wrong. Second statement is correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.